अलाउद्दीन ने शासक बनने के बाद गृह नीति और विदेश नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। गृह नीति संबंधी उसके प्रमुख कार्य सुल्तान की पद की गरिमा की पुनर्स्थापना के लिए राजत्व सिद्धांत का निर्धारण, आंतरिक विद्रोह का दमन किया, शक्तिशाली अमीरों पर नियंत्रण स्थापित किया। अलाउद्दीन के राज्यारोहण के समय जो विकट परिस्थितियां थीं उसे ध्यान में रख के ही अलाउद्दीन ने अपनी गृह नीति निश्चित की। राजत्व सिद्धांत। बलबन के पश्चात सल्तनत में अमीरों उलेमाओं के प्रभाव से उनकी राजनीति में हस्तक्षेप और षड्यंत्र से सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा बिल्कुल नष्ट हो गई। अतः अलाउद्दीन ने सुल्तान पद की गरिमा को पुनः स्थापित करने की कोशिश की। अमीर खुसरो की मदद से उसने अपना राजत्व संबंधी सिद्धांत निर्धारित किया। अलाउद्दीन ने मानवीय प्रवृत्तियों और देवी शक्ति पर आधारित राजत्व सिद्धांत की कल्पना नहीं की, बल्कि उसका विश्वास ऐसे राजत्व में था जो स्वयं अपने अस्तित्व के द्वारा अपना औचित्य सिद्ध कर सके। खुसरो ने अलाउद्दीन के राजत्व को न्याय संगत बनाने और ऊंचा उठाने का प्रयास किया। वह जनता के स्नेह समर्थन की आकांक्षा करता था, इसलिए उसने राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाने का प्रयास किया, जन कल्याण के लिए कार्य किए। खलीफा के महत्व को स्वीकार करते हुए और इस्लाम धर्म में आस्था रखते हुए भी उसने राजनीति से उलेमा वर्ग का आधिपत्य समाप्त कर दिया। यह उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसने एक नवीन धर्म की स्थापना की, योजना बनाई जो उसके मृत्यु के पश्चात भी चलती रही, परंतु कोतवाल के परामर्श से सुल्तान के द्वारा जनता के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने से सुल्तान के प्रति जनता की श्रद्धा समाप्त हो जाएगी, इसलिए उसने यह योजना त्याग कर दी। हिंदुओं के प्रतिनिधि। अलाउद्दीन ने संभवतः अपने आप को सिर्फ मुसलमानों का सुल्तान मानता था, इसलिए उसने हिंदुओं के प्रति कठोर अनुदार नीति अपनाई। कहते हैं कि बयाने के काजी मुगिसुद्दीन के परामर्श से ही हिंदुओं के प्रति अलाउद्दीन ने कठोर नीति अपनाई। अनेक विद्वानों की धारणा है कि हिंदुओं के प्रति धार्मिक विद्वेष से प्रभावित होकर ही सुल्तान ने हिंदुओं के दमन की नीति अपनाई, परंतु हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हिंदू राजा सामंत सदैव तुर्कों की सत्ता को चुनौती देते रहते थे, इसलिए संभवतः उन पर अपना आतंक स्थापित करने, उनकी राजनीतिक गतिविधियों को कम करने की इच्छा से प्रेरित होकर अलाउद्दीन ने दमनकारी नीति अपनाई। सुल्तान ने हिंदुओं के आर्थिक आधार पर ही आघात किया, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं किया। हिंदुओं को अब अपनी उपज का आधा भाग भू राजस्व के रूप में देना पड़ता था। अनेक नए कर जैसे पशुओं की चराई कर, गृह कर और जजिया भी लगाए गए। कर वसूलने वाले हिंदू राजस्व अधिकारियों, चौधरी, खुद मुकद्दम आदि के विशेष अधिकार एवं सुविधाएं छीन ली गई। हिंदुओं की संपत्ति छीन ली गई। कर का भुगतान नहीं करने वालों को या विलंब करने वालों को कठोर दंड दिए गए। इन आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप हिंदुओं की आर्थिक दशा अत्यंत दयनीय हो गई। हिंदू राजस्व पदाधिकारी जो कभी
बहुत अधिक संपत्ति एवं संपन्न समझे जाते थे, उन्हें गरीबी रेखा तक पहुंचा दिया। इतिहासकार बर्नी भी हिंदुओं की दरिद्रता का उल्लेख करता है। उसका कहना है कि चौधरी खुद मुकद्दम इस योग्य भी नहीं रह गए कि घोड़े पर चढ़ सकते, हथियार बांध सकते, अच्छे वस्त्र पहन सकते अथवा पान का शौक कर सकते। उनकी दशा ऐसी होगी कि खुद और मुकद्दमों की स्त्रियां मुसलमानों के घर मजदूरी करने जाने लगी। इस प्रकार हिंदुओं के आर्थिक आधार पर आघात कर अलाउद्दीन ने उनके राजनीतिक मंसूबों पर अंकुश लगा दिया। यह उसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। सुल्तान की शक्ति में वृद्धि। मध्यकालीन सुल्तानों की तरह अलाउद्दीन भी सुल्तान को सर्वशक्तिशाली, सर्वसंपन्न गुण, निरंकुश शासक मानता था। अतः राज्य और सरकार में कोई भी विभेद नहीं करता था। राज्य के सारे अधिकार उसी के हाथों में सुरक्षित थे। सुल्तान के ऊपर किसी का भी अस्तित्व स्वीकार करने को तैयार नहीं था। वह किसी की सलाह या अनुकंपा पर निर्भर नहीं करता था। खुसरो के अनुसार वह विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा था। राज्य के समस्त कर्मचारी उसके सेवक के सदस्य थे, उसके सलाहकार या सहयोगी नहीं। उसकी शक्ति पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था, यहाँ तक कि खलीफा और उलेमा का भी नहीं। उसका यह भी मानना था कि सुल्तान का कोई संबंध ही नहीं होता। उसके राज्य में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति या तो सुल्तान का सेवक होता या उसकी प्रजा। राजत्व का यह नवीन सिद्धांत समय के अनुकूल था, इसलिए जनता ने इसे तत्काल स्वीकार कर लिया गया। अलाउद्दीन ने बलबन की जातीय उच्चतावादी नीति त्याग दी, योग्यता के आधार पर नियुक्तियां दी। उसके धार्मिक उद्देश्य को प्रमुखता नहीं दी, बल्कि समय अनुसार व्यवहारिकता की नीति अपनाई। फलस्वरूप उसकी स्थिति सुदृढ़ हो गई, उसके समर्थकों की संख्या बढ़ गई। अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अलाउद्दीन ने आंतरिक विद्रोह का दमन किया। सबसे पहले एक सेना मुल्तान भेजी, जिसमें फिरोज खिलजी के पुत्रों इब्राहिम, अरकली और उसके संबंधियों की हत्या कर उनकी संपत्ति लूट ली। अनेक को गिरफ्तार कर दिल्ली के तख्त हथियाने का स्वप्न को भंग कर दिया। जलाली अमीर, जो भूतपूर्व सुल्तान के समर्थक थे, उनकी संपत्ति लूट ली, मार डाला, जो बचे उनको कारावास में डाल दिया। 1299 ईस्वी में दिल्ली के नवीन मुसलमानों या मंगोलों के विद्रोह हुआ, जिसे कठोरता पूर्वक दबा दिया गया। अनेक मंगोलों की हत्या कर दी। कुछ मंगोल दिल्ली से भागकर अपने प्राणों की रक्षा कर सके। दूसरे विद्रोह के दौरान सुल्तान के भतीजे अकद खान ने अलाउद्दीन पर आक्रमण कर दिया। सुल्तान को मृत समझकर स्वयं अपने आप को नया सुल्तान घोषित कर दिया, परंतु अलाउद्दीन ने अकद खां उसके साथियों का वध करवाकर उसकी संपत्ति जब्त कर विद्रोह पर नियंत्रण किया। इसी प्रकार बदायूं अवध के सूबेदारों मलिक उमर मंगू खां के विद्रोह को दबा दिया। 1301 में एक अन्य विद्रोह हुआ, जो था हाजी मौला का। इल्तुतमिश के एक वंशज को सुल्तान घोषित किया एवं स्वयं संरक्षक बन बैठा, परंतु यह विद्रोह भी दबा दिया गया। इस प्रकार अलाउद्दीन ने अपने समय हुए सभी विद्रोह का दमन किया। अलाउद्दीन ने 4 अध्यादेश जारी किए। यद्यपि सुल्तान ने सभी विद्रोह को दबा दिया, लगातार होने वाले विद्रोह ने उसे इस बात के लिए प्रेरित कर दिया कि विद्रोह के कारणों को जांचे, उनके उन्मूलन को स्थायी व्यवस्था करे। विचार विमर्श के पश्चात वह
इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विद्रोह के 4 मुख्य कारण हैं। राज्य में होने वाली गतिविधियों से सुल्तान का अनभिज्ञ रहना, मद्यपान की सभाएं जिसमें षड्यंत्र रचे जाते हैं, वैवाहिक संबंधों एवं आपसी मेल मिलापों के द्वारा अमीरों का सुल्तान के विरुद्ध संगठित होना और कुछ व्यक्तियों के पास धन का अत्यधिक संचय होना। इन कारणों को जानकर विद्रोह को जड़ से समाप्त करने के लिए सुल्तान ने 4 आदेश अथवा अध्यादेश बनाए। उन्हें कड़ाई से लागू करने का प्रयास किया ताकि मनवांछित फल मिल सके। पहला अध्यादेश था धनी व्यक्तियों की संपत्ति छीन लेना। सबसे पहले सुल्तान ने धन पर जो लोगों का अवज्ञाकारी, निष्ठाहीन, उदंड, अहंकारी बना देता है पर प्रहार किया। अमीरों और धनी व्यक्तियों की संपत्ति छीन ली गई। उन्हें उपहार में जो जमीन दी गई थी वह ले ली गई। पेंशन बंद कर दी गई। कर मुक्त भूमि जिस पर उन्हें किसी प्रकार का कर नहीं देना होता था वो भी जब्त कर ली गई अथवा कर लगा दिया गया। धनी व्यक्तियों को जबरदस्ती धन वसूला गया। नए कर लगाए गए। प्रचलित करों की मात्रा में वृद्धि कर दी गई। राजस्व अधिकारियों को कठोरतापूर्वक इनसे कर वसूल करने का आदेश दिया गया। फलतः धनी व्यक्ति अब दरिद्र बन गए। आर्थिक तंगी की वजह से विद्रोह की तरफ उनका ध्यान हट गया। दिल्ली की आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हुए बर्ने लिखता है कि दिल्ली में मलिक, अमीरों, राजकीय कर्मचारियों, हिंदी मुल्तानी व्यापारियों और हिंदू साहूकारों के अतिरिक्त अन्य गिरोह में सोना नाम मात्र के लिए ही रह गया। दूसरा उसका आदेश था गुप्तचर विभाग का गठन। अलाउद्दीन ने एक सुसंगठित गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की। गुप्तचरों को सभी महत्वपूर्ण जगहों पर नियुक्त किया गया। गुप्तचर सुल्तान को राज्य में होने वाली प्रत्येक घटना की सूचना पहुंचाया करते थे। तीसरा कानून था मद्य निषेध को लागू करना और चौथा मेल मिलाप पर प्रतिबंध। मद्य निषेध को लागू करने के लिए सुल्तान ने स्वयं शराब पीना बंद कर दिया। राजमहल के सारे मद्य पात्र तोड़ डाले। दिल्ली में शराब पीना या लाना वर्जित कर दिया गया। उल्लंघन करने वालों को कठोर दंड दिया जाता था। अमीरों की मद्यपान गोष्ठियों को बंद करवा दिया गया। जुआ खेलने एवं भांग का सेवन करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि अलाउद्दीन का यह मानना था कि ज़्यादातर षड्यंत्र इस प्रकार की मद्यपान गोष्ठियों में ही बनते थे। अमीरों के मेल मिलाप पर प्रतिबंध। अलाउद्दीन ने अमीरों के परस्पर मेल मिलाप, उसकी सामाजिक गोष्ठियों, समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अमीरों पर कठोर पाबंदियां लगा दी गई। उसकी संपत्ति छीन ली गई। उत्तराधिकारी स्वयं सुल्तान बना। अमीरों के पुत्रों को सुल्तान का दास माना गया। अमीर सुल्तान की पूर्व अनुमति के बिना आपस में वैवाहिक संबंध भी नहीं कर सकते थे। इन अध्यादेशों के द्वारा सुल्तान ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया और बार बार होने वाली विद्रोह की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाया। आगे की कक्षा में हम अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।